तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 अगस्त 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं मौसम के बारे में। तो मौसम विभाग ने 26 अगस्त तक बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से बिहार तक फैली चक्रवाती हवाओं का प्रभाव 26 अगस्त तक रहेगा, जिससे उत्तर बिहार के पूर्वी, पश्चिमी चंपारण, सिवान, किशनगंज, सारण सहित 12 जिलों में अधिकांश हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। जबकि पटना, बेगूसराय, नालंदा, नवादा सहित 26 जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। यह मौसम विभाग का कहना है कि जहां बारिश नहीं होगी वहां भी आसमान में बादल छाए रहेंगे, तेज हवाएं भी चलेगी, जिससे गर्मी से लोगों को काफी राहत मिलेगी। यह मौसम विभाग ने 26 अगस्त तक का पूर्वानुमान जारी किया है। 23 अगस्त को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के साथ किशनगंज जिले में भारी बारिश हुई है। 24 अगस्त यानी कि आज मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया जिले में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 25 अगस्त को पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया और किशनगंज में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 26 अगस्त को 24 जिलों में मौसम विभाग ने ब्लू अलर्ट जारी किया है। पटना सहित दक्षिण बिहार के 19 जिलों में गर्मी से छुटकारा नहीं मिल रहा है। भीषण उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। दक्षिण बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में कम बारिश होने के कारण गर्मी की समस्या बढ़ गई है। दोस्तों बिहार में रिश्वत लेने में सबसे आगे हैं राजस्व कर्मचारी, इंजीनियर और थानेदार। जी हां, काम करने या फिर करवाने के बदले रिश्वत लेने लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अभियंता और थानेदार सबसे आगे हैं। अगर इनमें भी तुलना की जाए तो अलग अलग विभागों के कार्यालय में अलग अलग वर्ग के लिपिक रिश्वत लेने के मामले में टॉप पर दर्ज किए जाएंगे। दरअसल निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की ओर से इस साल से लेकर अब तक की गई कार्रवाई में अधिकांश मामले के इन्हीं पदों के कर्मचारी और अधिकारी निगरानी के ट्रैप केस में फंसे हैं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने इस साल 1 जनवरी से लेकर 18 अगस्त तक 23 मामले में ट्रैप केस के माध्यम से कार्रवाई की है। इसमें आधा दर्जन केवल विभिन्न वर्ग के लिपिक ही हैं। इसके अलावा 3 पुलिस अधिकारी, 3 राजस्व कर्मचारी और 5 के लगभग विभिन्न वर्ग के सरकारी अभियंताओं पर रिश्वत लेने के आरोप में कार्रवाई की गई है। रिश्वत लेने के मामले में मुखिया भी पीछे नहीं है। विभिन्न पदों के सरकारी कर्मचारियों के अलावा जनप्रतिनिधि भी रिश्वत लेने के मामले में पकड़े गए हैं। ट्रैप केस के दौरान अधिकतम 60 दिनों के भीतर निगरानी को चार्जशीट फाइल करना होता है। इस साल अब तक कुल 23 ट्रैप केस में 16 केस में निगरानी ने चार्जशीट निगरानी कोर्ट में फाइल कर दिया है। दोस्तों तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान छोड़कर जाने वालों की खबरें तो दिन रात सामने आ रही है, लेकिन वे लोग क्या कर रहे हैं जो किसी भी वजह से तालिबान के राज में रहने को मजबूर हैं। एक खबर कहती है कि ये लोग खरीदारी कर रहे हैं। वजह कपड़े पहनने का शौक नहीं है बल्कि तालिबान का खौफ है। यह इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में पगड़ी और हिजाब के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद से लोगों में यह डर पसर गया है कि अब उन्हें सख्त पाबंदियों के साथ जीना पड़ेगा। इसका असर उन चीजों के दामों पर भी पड़ रहा है जो तालिबान शासन में लोगों की जान बचाने के काम आएगी। यह है हिजाब और पगड़ी। तालिबान ने पिछली बार शरिया कानून लागू करने के बाद पुरुषों के लिए पगड़ी और महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया था। इस बार भी इस नियम की वापसी की आशंका को देखते हुए लोगों ने हिजाब और पगड़ी की खरीदारी शुरू कर दी है, जिससे इनके दाम बढ़ने लगे हैं। ऐसा ही मामला पगड़ियों को लेकर भी है। काबुल में पगड़ियां बेचने वाले अब्दुल मलिक कहते हैं कि पगड़ी की कीमत क्वालिटी के हिसाब से 300 से 3000 अफगानी तक हो सकती है। दोस्तों ट्रेन में सफर करना वैसे तो बहुत आसान और आरामदायक होता है जब आपके पास रिजर्व टिकट हो। अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अगर आपको कभी अचानक ट्रेन में सफर करना पड़े और आपके पास टिकट नहीं है तो घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, पहले आप इसी स्थिति में तत्काल टिकट ले सकते थे, लेकिन उसमें भी दिक्कत है। आपको टिकट मिल ही जाए ऐसा फिक्स नहीं होता है। इसीलिए आपको हम आज एक ऐसा नियम के बारे में बताएंगे जिससे आप कभी भी ऐसी स्थिति में
फंस जाए तो फिर बच जाएंगे। ये नियम अगर आप जान लिए तो फिर बिना रिजर्वेशन यात्रा कर सकते हैं। यह नियम ऐसा कहता है कि आपके पास रिजर्वेशन टिकट नहीं है और आपको कहीं जाना है तो आप प्लेटफॉर्म टिकट के जरिए ही यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ, ये टिकट लेकर आप ट्रेन में चढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेकर टीटीई को संपर्क करना है। उसके बाद टीटीई आपको अपने स्थल तक की टिकट निकाल कर देंगे। ये नियम रेलवे ने खुद बनाया है। इस नियम के अनुसार ट्रेन में सीट ना होने पर टीटीई आपको रिजर्व सीट देने से मना कर सकता है, लेकिन आपको यात्रा करने से कोई भी रोक नहीं सकता। जी हाँ, अगर आपके पास रिजर्व टिकट नहीं है तो फिर आप 250 रुपए पेनल्टी देकर जहां तक जाना चाहते हैं वहां तक की टिकट का पैसा देकर आप टिकट निकलवा सकते हैं। दोस्तों, मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा कोई और देश नहीं है। ये बातें हम भी कह रहे हैं और कमाल आर खान यानी कि KRK ने भी कहा है। KRK ने लिखा है कि जब तक आपके पास भारतीय राष्ट्रीयता है आप भारतीय हैं। कमाल आर खान ने कहा है कि मुस्लिम देश सीरिया, इराक, मिस्र, लीबिया आदि के ज्यादातर लोग यूरोप में बसना चाहते हैं, मुस्लिम देशों में बसना नहीं चाहते हैं। KRK ने कहा है कि भारत मुसलमानों के लिए सर्वश्रेष्ठ देश है, सबसे अच्छा देश है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के नागरिकों को यानी कि वहां के मुसलमानों को लेकर चिंता जताई जा रही है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की महिला प्रकोष्ठ ने तालिबान का खुलकर विरोध किया है और बयान जारी करके कहा है कि अफगानिस्तान में बेकसूरों पर जो जुल्म और सितम हो रहा है वह इस्लाम के नाम पर एक बदनुमासा दाग है। इधर फिल्म अभिनेता और फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान यानी कि KRK ने भी अफगानी मुस्लिमों पर तालिबान की क्रूरता को लेकर भारत को मुसलमानों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बताया है। KRK ने अपने एक ट्वीट की अखबार कटिंग को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने बच्चों से कहा है कि दुनिया में चाहे जहां जाए, चाहे जो करे, लेकिन कभी भी अपनी राष्ट्रीयता ना बदले, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे अच्छा देश है। कुछ भारतीय मुस्लिम ऐसा सोच सकते हैं कि भारत उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा सोचने का सिर्फ एक ही कारण है और वह यह है कि उन्होंने अपने जीवन में किसी अन्य मुस्लिम देश को देखा ही नहीं है। अफगानिस्तान छोड़कर भारत आ रहे मुसलमानों का संदर्भ देते हुए कमाल आर खान ने मुसलमानों के लिए भारत को दुनिया के सबसे अच्छा देश बताते हुए कहा है कि बहुत सारे अफगानी मुस्लिम अपनी सुरक्षा के लिए भारत आ रहे हैं, तो मेरा यह बयान फिर 100% सही साबित हुआ है। जब भारत मुस्लिमों के लिए सबसे अच्छा देश है। एक अन्य ट्वीट में भारतीय राष्ट्रीयता का जिक्र करते हुए KRK ने लिखा है कि जब तक आपके पास भारतीय राष्ट्रीयता है आप भारतीय हैं, चाहे दुनिया में कहीं भी रहें या फिर कुछ भी करें। यह उन लोगों के लिए जिनके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का शनिवार रात लखनऊ में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। जी हाँ, वह 89 वर्ष के थे। उन्होंने 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ में स्थित उनके आवास पर रखा गया था। इस दौरान उनके शव को तिरंगे से ढका गया था। कुछ समय बाद उनके पैर पर बीजेपी के ध्वज को भी रखा गया, जिसके बाद आलोचनाओं का तांता लग गया। जब विपक्ष से लेकर सोशल मीडिया तक लोगों ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया। यूथ कांग्रेस ने बीजेपी पर वार करते हुए ट्वीट किया, जिसमें लिखा है कि भारत राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस के युवा शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास ने पूछा है कि क्या नए भारत में राष्ट्रीय ध्वज पर पार्टी का झंडा लगाना उचित है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर बीजेपी का झंडा रखा गया था। तो दरअसल कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर बीजेपी का ध्वज इसलिए रखा गया था क्योंकि एक बार उन्होंने इसकी इच्छा खुद जताई थी। उन्होंने कहा था कि RSS और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे खून में समाये हुए हैं। मेरी इच्छा है कि जब मेरे जीवन का अंत हो तब मेरा शव भारतीय जनता पार्टी के ध्वज में लपेटा जाए। आपको यह भी बता दूं कि भारतीय ध्वज संहिता की धारा 2.2 में कहा गया है कि कोई भी दूसरा झंडा राष्ट्रीय ध्वज के साथ या फिर उससे ज्यादा ऊपर या फिर साइड में नहीं रखा जाना चाहिए। झंडे के मस्तूल जिस पर झंडा फहराया जाता है उस पर या फिर उससे ऊपर फूल, माला या प्रतीक सहित कोई भी चीज नहीं रखी जानी चाहिए। दोस्तों, किशनगंज के दिगल बैंक प्रखंड के अंतर्गत बहने वाली कनकई नदी के जलस्तर में काफी कमी देखी जा रही है, परंतु कटाव में कमी नहीं हो रहा है। कटावग्रस्त क्षेत्र में दिगल बैंक प्रखंड के पत्थरघट्टी पंचायत के गांव ग्वाल टोली गोवाबाड़ी का अभी भी कटाव जारी है। कटाव से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा बांस का बैरिकेडिंग शुरू किया जा रहा है, परंतु ये बांस का बैरिकेडिंग ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगा,
क्योंकि बांस कितने देर तक नदी के कटान को झेल पाएगा। ऐसे में ग्रामीणों ने बताया है कि अगर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया गया तो फिर धीरे धीरे अन्य लोगों के घर नदी में समा जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द कटाव रोधी कार्य शुरू किया जाए, यह ताकि इस गांव के अस्तित्व को बचाया जा सके। हालांकि अंचलाधिकारी अबू नसर ने बताया है कि कटाव रोधक कार्य शुरू है और गांव को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी जिन लोगों का घर नदी में समा गया है उसका नाम सूची में दर्ज किया गया है, उसे सरकारी सहायता दी जाएगी। दोस्तों, जातीय जनगणना का मुद्दा बिहार की सियासत के दो धुर विरोधियों को एक साथ ले आया है। ये दिग्गज है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के तेजस्वी यादव। यह राष्ट्रीय स्तर पर अगड़े पिछड़े की लड़ाई के लिए ये दोनों सोमवार 23 अगस्त को यानी कि कल बिहार के उस प्रतिनिधिमंडल में थे जिसने जाति आधारित जनगणना के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जी हाँ, बिहार के नेताओं की मोदी से करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। पीएम मोदी ने इस दौरान उन सभी की बात को एक एक करके ध्यान से सुना। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब बाहर आए तो साथ में आकर पत्रकारों से बात की। नीतीश कुमार ने बताया है कि जाति आधारित जनगणना से विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से तैयार करने में मदद मिलेगी। उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी बात धैर्य से सुनी। इस मामले पर प्रधानमंत्री के रुख के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मोदी ने इसे यानी कि जाति आधारित जनगणना को खारिज नहीं किया है और हर एक की बात सुनी है। वहीं लालू के छोटे बेटे यानी कि तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर पशु और पेड़ गिने जा सकते हैं तो लोग भी गिने जा सकते हैं। जाति आधारित जनगणना गरीब हितैषी ऐतिहासिक कदम साबित होगा। आगे पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से पूछा है कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू करीब आ रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है कि विपक्ष ने हमेशा जन समर्थक और राष्ट्र समर्थक कदमों के लिए सरकार का समर्थन किया है। दोस्तों, भारत में दिन की शुरुआत बिना चाय की अधूरी है। जी हाँ, आंख खोलते ही सबसे पहले चाय की जरूरत होती है। वहीं ऐसे कई लोग हैं जिन्हें चाय पीने की आदत होती है। ऐसे लोग दिन में आसानी से 4 से 5 कप चाय पी लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ज्यादा चाय सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। बहुत से लोग चाय पीते समय कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिससे उनके सेहत पर बुरा असर पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन सी गलती चाय पीने के दौरान आप करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सुबह उठते ही खाली पेट चाय कभी ना पिएं। ये आदत आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक यदि आप सुबह उठकर खाली पेट चाय पीते हैं तो इससे आपको एसिडिटी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। इसके साथ ही खाली पेट चाय पीने से इंसान की उम्र भी कम होती है। इसीलिए सुबह जब भी आप चाय पिए तो एक गिलास पानी या फिर कुछ बिस्किट जरूर खा लें। खाने के बाद तुरंत चाय गलती से भी ना पिए, ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जब भी आप खाना खाते हैं तो भोजन में जो पोषक तत्व हैं उनको हमारा शरीर अवशोषित करने में थोड़ा समय लेता है, लेकिन अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद चाय पी लेंगे तो फिर यह आपके भोजन का पोषक तत्व अवशोषित नहीं कर पाता, जिससे आपके शरीर को पूरा पोषण तत्व नहीं मिल पाता। ऐसे में आपको डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियां होने की संभावना हो सकती है। उसके बाद आपको बता दूं कि बहुत से लोग कड़क चाय पीना पसंद करते हैं, इसीलिए चाय को ज्यादा उबालते हैं, लेकिन आपको बता दें कि चाय को ज्यादा उबाल कर पीना नहीं चाहिए। वहीं एक बार चाय गर्म होने के बाद दूसरी बार भी चाय को कभी भी ना उबाले। ऐसा करने से आपको एसिडिटी जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। बहुत से लोग चाय में काली मिर्च, सौंठ, तुलसी, इलायची, लौंग, पिपरामुल, जायफल आदि मसाला देकर बनाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। चाय में मौजूद कैफीन इस मामले में औषधि गुणों को खत्म कर देता है और इसका दुष्परिणाम हमारे शरीर पर पड़ने लगता है। दोस्तों, इस शख्स को आप देखिए, गौर से देखिए, इसका नाम फहीम नजीर शाह है, जो कश्मीर का रहने वाला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पैदल ही कश्मीर से दिल्ली के लिए चल पड़े हैं। पीएम मोदी से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर श्रीनगर से दिल्ली तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। और यह शख्स नजीर शाह ने कहा है कि पीएम मोदी से मिलना मेरा सपना है। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार कोशिश की है लेकिन पीएम से मिल नहीं पाया। फहीम नजीर शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए श्रीनगर से पैदल चलकर दिल्ली पहुंचना चाहते हैं ताकि वे पीएम से एक बार जरूर मिल सके। वे इस उम्मीद में 815 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर रहे हैं कि शायद ऐसा करने से पीएम मोदी का ध्यान उनकी ओर जाए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पार्ट टाइम इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करने वाले 28 वर्षीय शाह ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। रविवार को उन्होंने 200 किलोमीटर से अधिक चलने के बाद वे उधमपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिलने के लिए पैदल दिल्ली जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा। प्रधानमंत्री से मिलना मेरा सपना है। हालांकि अपने पिछले
प्रयासों में वे पीएम मोदी से नहीं मिल पाए थे। श्रीनगर के शालीमार इलाके के निवासी फहीम नजीर शाह ने 2 दिन पहले ही अपनी यात्रा शुरू की थी। हालांकि वे बीच बीच में कई जगह पर छोटे छोटे ब्रेक लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार वे प्रधानमंत्री से जरूर मिल पाएंगे। फहीम नजीर शाह ने बताया है कि वे 4 सालों से सोशल मीडिया पर पीएम को फॉलो कर रहे हैं और उनके सभी भाषण और कार्यों ने मेरा दिल को छू लिया है। उन्होंने कहा कि एक बार प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, तभी आजान होने लगी और ये सुनकर वे रुक गए, जिससे वहां मौजूद भी लोग चकित हो गए। जब पीएम मोदी की इस बात ने मेरे दिल को छू लिया और मैं उनका प्रशंसक बन गया। दोस्तों, राजधानी पटना में अपराधी बिल्कुल बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। बीते 48 घंटे में राजधानी पटना सहित आसपास के इलाके बिहेटा में अपराधियों ने हत्या के कई घटनाओं को अंजाम दिया है। वहीं अब पटना के कंकरबाग इलाके के रेस्टोरेंट संचालक के अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। जब घटना कंकरबाग के पीसी कॉलोनी मोड़ में स्थित पटियाला रेस्टोरेंट के मालिक धनंजय कुमार सिंह के अचानक गायब होने का है। 24 घंटे से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी मामले में पुलिस के हाथ खाली है। जब पुलिस के मुताबिक रेस्टोरेंट संचालक धनंजय कुमार सिंह पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के तिलक नगर का रहने वाला है। दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री विजय चौधरी को पत्र लिखा है। उन्होंने ये पत्र इंटरमीडिएट में हो रहे नामांकन को लेकर लिखा है। पत्र के माध्यम से तेजस्वी यादव ने इंटर में हो रहे नामांकन की डेट बढ़ाने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने पत्र के माध्यम से कहा है कि उत्तर बिहार समेत कई जिलों में लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं। इससे 11वीं में नामांकन कराने में वहां के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी, जबकि फर्स्ट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए नामांकन की लास्ट डेट 24 अगस्त निर्धारित है। ऐसे में नामांकन की डेट को बढ़ाया जाए। दोस्तों, एक तरफ परसों जब देश रक्षा बंधन का त्योहार मना रहा था, तब बिहार में चयनित शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र जल्द जारी करने की मांग को लेकर ट्वीट पर एक अनूठा अभियान चला रहे थे। 90,000 खाली पड़े पदों के लिए छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया के 2 राउंड की काउंसलिंग में चयनित इन अभ्यर्थियों ने हाथों में मेहंदी रचाकर सरकार से मांग की है कि हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जारी किए जाए। यह पिछले 2 दिन से शिक्षक अभ्यर्थी ने ट्विटर पर #बिहार टीचर्स अपॉइंटमेंट अभियान चला रखा है। इसके तहत वे मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को टैग करके नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं। रक्षाबंधन के इस मौके पर शुरू किए गए इस अभियान के तहत महिला अभ्यर्थी हाथों में हिना मेहंदी सजाकर अपनी मांग उठा रहे हैं। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव को लेकर प्रत्याशियों और मतदाताओं के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये आ रहा है कि एक पद पर अगर 2 उम्मीदवार को समान वोट आए तो जीत का दावेदार कौन होगा। यानी कि एक पद के लिए 2 उम्मीदवार को बराबर वोट मिले तो फिर जीत किसकी होगी। कई जिलों से राज्य निर्वाचन आयोग से जानकारी मांगी गई थी कि मतगणना के दौरान किसी भी पद के लिए किन्हीं 2 उम्मीदवारों को एक समान यानी कि बराबर वोट आ जाए तो फिर किसे विजेता घोषित किया जाएगा। आयोग ने इसका समाधान अब निकाल लिया है। तो चलिए आपको बता रहे हैं कि आखिर वो समाधान है क्या। तो सूत्रों के अनुसार प्रत्याशियों को समान संख्या में वोट प्राप्त होने पर लॉटरी का सहारा लिया जाएगा। जी हाँ, दोनों प्रत्याशियों के बीच लॉटरी कराई जाएगी और जो इसमें जीत दर्ज करेगी उसे एक ज्यादा वोट मिलना माना जाएगा और उसी प्रत्याशी को विजेता घोषित किया जाएगा, यानी कि उसी की जीत। यह संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी चुनाव परिणाम की घोषणा करेंगे। यदि कोई प्रत्याशी या फिर उसके इलेक्शन एजेंट रिकाउंटिंग की मांग करता है तो फिर उसे लिखित आवेदन देना होगा। आवेदन में रिकाउंटिंग के लिए सक्षम आधार होने की स्थिति में कराया जाएगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 अगस्त मंगलवार को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, यानी कि आज शाम को। दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर के कहर का डर लोगों के बीच मौजूद है। इसे लेकर इस समय पूरा देश दहशत में है। हालांकि अब इस बीच एक राहत बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में कानपुर IIT के सीनियर वैज्ञानिक ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से साफ मना कर दिया है। दरअसल उनका कहना है कि तीसरी लहर आने की गुंजाइश ना के बराबर है। हाल ही में उन्होंने कहा है कि देश में इतने बड़े स्तर पर कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा है कि तीसरी लहर का खतरा नहीं दिख रहा है। आप सभी को बता दें कि IIT के सीनियर वैज्ञानिक अपनी नई स्टडी से लगातार सरकार को अलर्ट करते रहते हैं। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर बीते समय में जो दावा किया था वह काफी हद तक सही साबित हुआ था। वहीं अब अपने द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में उन्होंने दावा किया है कि अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ना के बराबर है। इसके अलावा अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि अक्टूबर तक यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली में संक्रमण के एक्टिव केस
कम होकर इकाई अंक तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ उनका कहना यह भी है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद वैक्सीनेशन में आई तेजी की वजह से लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट हुई है, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ी है। कोरोना वैक्सीन महामारी को रोकने में काफी कारगर है। लॉकडाउन की वजह से भी कोरोना के मामले में कमी आई है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाति आधारित जनगणना की मांग पर प्रधानमंत्री से मिलने गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पीएम से मिलकर लौटने के बाद एक आवाज में कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें काफी गौर से सुना है। जहां वे काफी गंभीर थे। इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव से उनके पिता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत के बारे में जाना। जहां वहीं मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री को मछली भेंट की, वो भी चांदी की मछली। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने पीएम से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। जब पीएम मोदी से मिलकर लौटने के बाद उन्होंने कहा कि हम लोगों की बातों को प्रधानमंत्री ने काफी गंभीरता से सुना है, उम्मीद है कि कुछ न कुछ करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री हम लोगों की मांग पर गंभीर थे। हमने कहा कि जाति आधारित जनगणना हर हाल में होनी चाहिए। वहीं एआईएमआईएम के विधायक दल के नेता अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री को कहा कि जाति आधारित जनगणना क्यों जरूरी है। आजादी के 75 सालों के बाद भी समाज के गरीब तबके को आजादी नहीं मिली है। जाति आधारित जनगणना से यह बात सामने आ जाएगी कि किसकी आबादी कितनी है। इसके बाद यह संभव हो सकेगा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतने हिस्सेदारी। दोस्तों, देश में गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर और बिहार के जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह को पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी मिली है। जहां अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह की 30 साल की बेटी श्रेयसी सिंह को भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति से भाजयुमो के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की घोषणा की गई है। जब बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह को पार्टी में यह बड़ी जिम्मेवारी मिलने के बाद बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उन्हें बधाई दी है। जय श्रेयसी सिंह के साथ साथ बिहार बीजेपी की आईटी एंड सोशल मीडिया विभाग के सह संयोजक और चुनाव प्रबंधक समिति के सदस्य अनमोल सोवियत को भी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, बिहार में बीजेपी जेडीयू के नेताओं का बरबोलापन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, यही कारण है कि एनडीए और फिर सरकार में साथ रहते हुए भी कई मामलों में दोनों दलों के कई नेता आमने सामने होते रहे हैं। एक बार फिर ऐसी ही बयानबाजी हुई है, जहां जदयू विधायक के एक बयान पर बीजेपी के भीतर हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी के तमाम लोग अब एक सुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल पर आग बबूला हो गए हैं और कार्रवाई की मांग कर डाली है। जेडीयू के भागलपुर के गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल पिछले दिनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि तारकिशोर प्रसाद भागलपुर सिर्फ पैसा वसूलने के लिए ही आते हैं। जब डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को इस्तीफा दे देना चाहिए, तब तारकिशोर प्रसाद भागलपुर के दौरे पर थे, जिस पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने सवाल खड़ा करते हुए पैसे वसूलने का आरोप लगा दिया था। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल द्वारा बीजेपी के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को लेकर दिए गए इस बयान के बाद बीजेपी खेमे में हंगामा मचा गया है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बयान पर बीजेपी के नेताओं ने अपना गुस्सा निकालते हुए कार्रवाई की मांग कर डाली है। जब बीजेपी नेता और वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने गोपाल मंडल का मानसिक संतुलन खराब करार दे दिया है। नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि गोपाल मंडल अक्सर सोशल मीडिया में बने रहने के लिए अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। सीएम नीतीश कुमार से कार्रवाई की मांग करते हुए बबलू ने कहा है कि गोपाल मंडल पर जेडीयू को तत्काल और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटों के बीच इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खुद को कृष्ण कहने वाले लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों पार्टी से नाराज चल रहे हैं। पिछले दिनों तेज प्रताप यादव को छोटे भाई से भी नहीं मिलने दिया गया था। इस बात को लेकर वे भी काफी नाराज है। जब भाई से नहीं मिलने देने पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि जो भी कृष्ण के सामने आएगा उसका शिशुपाल की तरह वध कर दिया जाएगा। जब वही तेज प्रताप यादव ने अपने बड़े भाई को अनुशासन में रहने की नसीहत दी है। जब बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के एक बयान के बाद से लालू के घर में जंग छिड़ गई है। जब पिछले दिनों जगदानंद सिंह ने कहा था कि तेज प्रताप कौन है वे नहीं जानते। इस बयान पर वे काफी भड़क गए थे। तेज प्रताप यादव लगातार जगदानंद सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी और संजय यादव इन दिनों तेज प्रताप यादव की आंखों का कांटा बने हुए हैं। तेजस्वी यादव से न मिलने देने का आरोप उन्होंने संजय यादव पर ही लगाया था। जहां उनका कहना है कि संजय ने उन्हें तेजस्वी से नहीं मिलने दिया। आपको बता दें कि संजय तेजस्वी के सलाहकार और दोस्त हैं। जहां कहा जाता है कि तेजस्वी हर काम उनके इशारों पर ही करते हैं। जब से आकाश यादव को आरजेडी के छात्र अध्यक्ष पद से हटाया गया है, तब से लालू का घर महाभारत का अखाड़ा बन गया है।
दोस्तों बिहार के नालंदा से दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ मजदूरी मांगने पर एक मजदूर की पीट कर जान ले ली। यह घटना नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर की है। जानकारी के मुताबिक धान रोपने की मजदूरी के रूप में महज 10 किलो अनाज मांगने पर बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया और मजदूर को पीट कर जान से मार दिया। दोस्तों पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने से 24 घंटे पहले बीजेपी कार्यालय में आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर पंचायत पुस्तक का लोकार्पण किया गया। यह कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल एवं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर पंचायती प्रकोष्ठ के तमाम नेता मौजूद रहे। वही पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब आत्मनिर्भर बिहार की तर्ज पर आत्मनिर्भर पंचायत बनाया जाएगा। यह पंचायतों में बिहार की योजना का 100% लागू हो, इसे लेकर अभियान चलाया जाएगा। वही प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि आने वाले समय में बिहार में पंचायती राज का चुनाव है, जो वही बीजेपी कार्यालय को कैसे मदद की जाए इसका ध्यान बीजेपी रखेगी। दोस्तों अब घर बैठे ही आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची देखी जा सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक लिंक जारी किया है। इससे लाभार्थियों को अस्पताल की लिस्ट देखने के लिए अब किसी सीएसपी या फिर किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। अब घर बैठे ही आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची देखी जा सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक लिंक जारी किया है। लाभार्थी घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से पूरी सूची देख सकते हैं। इस वजह से लोगों के समय भी काफी बचत होगी और कठिनाइयों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ 100% लाभार्थियों तक का पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और पहल करते हुए लाभार्थियों की सूची अपने आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है। इस सुविधा के हो जाने से राजस्व ग्राम वार सूची को डाउनलोड किया जा सकता है और पात्र लाभार्थी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि वसुधा केंद्र और पंचायती राज भवन में RTPS पर जाकर अपना और अपने परिवार का आयुष्मान कार्ड मुफ्त में बनवा सकते हैं। इसी कड़ी में एक और सुविधा उपलब्ध कराया गया है, जिसके तहत आयुष्मान मित्र के रूप में पंजीकृत होकर लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने में मदद किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल लिस्ट देखना चाहते हैं तो वे घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आसानी से देख सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह लाभार्थी योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज करवा सकते हैं। इलाज सरकार द्वारा जारी की गई हॉस्पिटल लिस्ट में करा सकते हैं। दोस्तों जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के प्रतिनिधिमंडल ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। जब पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार ने उम्मीद जताई है कि जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार उचित फैसला लेगी और बिहार के प्रतिनिधिमंडल की मांग पर विचार किया जाएगा। लेकिन इस बीच जातीय जनगणना को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए नई मांग रख दी है। जेडीयू अब जातीय जनगणना से आगे बढ़कर आर्थिक आधार पर जनगणना और उसी के आधार पर लोकसभा और विधानसभा जैसे चुनाव में सीटों के आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग कर रही है। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ दिए जाने की जरूरत बताई है। अजय आलोक ने कहा है कि क्या आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जो जाति के नाम पर पिछड़े या फिर अनुसूचित हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से मॉल जमीनों के मालिक हैं, लखपति करोड़पति हैं। जातीय जनगणना अनिवार्यता हो, लेकिन आर्थिक आधार के साथ, तभी न्याय के साथ विकास और विश्वास होगा। दोस्तों पंजाब में गन्ना किसानों के आंदोलन की वजह से बिहार आने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जहां वहीं कई ट्रेनों का मार्ग बदल गया है। इसके अलावा कई ट्रेनों का आंशिक समापन दूसरे स्टेशनों पर किया गया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने विज्ञप्ति जारी करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ट्रेन रद्द करके टिकट रिफंड होगा। दोस्तों बिहार में 778 ग्रामीण सड़कों और 315 पुलों का निर्माण 31 मार्च 2022 तक पूरा करना बारिश और बाढ़ के कारण बड़ी चुनौती हो गई है। करीब 22 किलोमीटर लंबाई में PMGSY1 और PMGSY2 के तहत इसका निर्माण पूरा करने का निर्देश केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य के ग्रामीण कार्य विभाग को दिया है। जिन परियोजनाओं का काम 31 मार्च तक पूरा नहीं हो सकेगा, उसका निर्माण बिहार सरकार को अपने स्रोतों से पूरा कराना पड़ेगा। फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार की 60 और 40% की हिस्सेदारी में PMGSY परियोजनाओं का काम हो रहा है। इन सभी परियोजनाओं को बनाने की स्वीकृति दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने दे दी थी। सूत्रों के अनुसार PMGSY1 में 510 सड़क और 309 पुलों को बनाने की योजना थी।
दोस्तों बिहार में लगभग 94,000 सीटों पर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। इस साल जुलाई और अगस्त महीने में हुई काउंसलिंग ने नीतीश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि 94,000 पदों की काउंसलिंग में लगभग आधी सीटें खाली है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने रविवार की शाम बताया है कि विभाग इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर इतने कम उम्मीदवार क्यों काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में पद कैसे खाली रह जाते हैं। हालांकि अभी तक बिहार के सभी 38 जिलों से 10 अगस्त और 13 अगस्त को पूरी हुई काउंसलिंग की रिपोर्ट सरकार को नहीं मिल पाई है, लेकिन जिलाधिकारियों से मिली चयन की मौखिक सूचनाओं ने विभाग को परेशानी में डाल दिया है। दोस्तों साल 2021 में प्रस्तावित जनगणना जाति के आधार पर हो, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ बिहार विधानसभा की 10 पार्टियों के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। सभी ने जातीय जनगणना कराने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी राय रखी है। इधर विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी की ओर से प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने पीएम मोदी को तोहफे में चांदी की मछली दी। यह तोहफे में मछली देने की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में सभी प्रतिनिधियों ने अपना विचार रखा। सबकी एक मत थी कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि मैंने भी जातीय जनगणना एवं समाज के अन्य मुद्दों को प्रधानमंत्री के सामने रखा। आशा है कि प्रधानमंत्री जातीय जनगणना के मामले में सकारात्मक निर्णय लेंगे। यह बिहार में एक कहावत है कि मछली से किसी काम की शुरुआत या फिर उत्तरा शुभ होता है, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को चांदी का मछली भेंट किया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।